नमस्कार, NH1 में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे डिलिमिटेशन की। थोड़े दिन पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट के एक्स MLA बलदेव राज शर्मा जी ने कहा कि वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, बात में उनकी एक वज़न रहता है। एक्स MLA रियासी डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं और एक्स मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी वो रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी या नहीं। दूसरा आज इशू हमारा रहेगा कि जिन लोगों ने ऋषि कुमार कौशल जी जो एक्स MLA रियासी डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं, उनकी दाढ़ी कटवाई थी, जो उन्होंने प्रण लिया था कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जब बनेगी दाढ़ी मैं तभी काटूंगा, उनको जब स्टैचू वहाँ पे रियासी में लगाया गया, बुलाया क्यों नहीं गया। और भी कुछ ऐसे इश्यूज रखेंगे। बात करते हैं जुगल जी से। जुगल जी, स्वागत है आपका NH1 में। जय माता की। खासकर आपको NH1 को NH1 मैं काफ़ी देर से आपके साथ टच में, मैंने इंटरव्यू भी दिए आपको, लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा कि आप काफ़ी दूर दराज के इलाके को अभी टच कर रहा है NH1। अभी देखा पिछले दिनों आपका कश्मीर की भी आपने न्यूज़ें बड़े अच्छे ढंग से दी। उसके बाद आपने डोडा डिस्ट्रिक्ट, अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के कुछ रामबन एरियाज़ वगैरह का टूर लगाया, आपने देखा मैंने, और आपको मुबारक है कि काफ़ी आपने स्पीड पकड़ी है। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आगे बढ़ें। जुगल जी, सिंपल सा सवाल, आपके ओपोनेंट विपक्षी पार्टी के नेता एक्स MLA रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, बनकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। आपका इस पर क्या टेक रहेगा? देखिए, सवाल आपने बड़ा मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना था, जो आपने इंटरव्यू लिया था। अभी जो सवाल पूछा आपने जो सवाल खुद ही कहा कि वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, और जो एक्स MLA उन्होंने कहा बनकर रहेगी, ये दो ही चीज़ें आपने कही ना। इंटरव्यू में मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्या क्या हुआ वहाँ पर, आपका सुना मैंने, मुझे भी हैरानगी सी हो रही थी जो इंटरव्यू पे कुछ बातें ऐसी थी, लेकिन मैं उनको टच नहीं करूँगा। लेकिन एक जो बात आपने कही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी और बनकर रहेगी। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंसी का बनने का सवाल है, हम सब चाहते हैं कि वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, कटरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम उस पर भी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसने काम करना हो, चाहे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बने चाहे बड़ी बने, उसमें कोई दिक्कत काम करने वाले के लिए नहीं है, ये काम करने वाले पे डिपेंड करता है। और ये भी अच्छी बात है कि वैष्णो देवी के नाम से कोई चीज़ बनती है, हम वैष्णो देवी के स्थान में रहते हैं, उसके चरणों में, और उसी की बदौलत हम सब लोग हैं, और ये सृष्टि भी उसी की बदौलत है। अगर उसके नाम पे बनती है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तक उनका जो कहना है कि ये बनेगी और बनकर रहेगी, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्यों बना है। पहले तो ये देखने वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बाद की बात है, कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ने 2 साल से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कोविड कभी कुछ, और सबके उन्होंने व्यूज़ लिए लोगों के, चाहे उसमें रियासी वालों ने भी दिए, अरनास वालों ने भी दिए, पौनी वालों ने भी दिए, मैं इसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, बोमाग वालों ने भी दिए। और अगर उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया है, इन्होंने एक्स MLA को बता दिया है कि ये बनकर रहेगी, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, ये अक्सर बहुत सी बातें वैसे भी हम मार्केट में सुनते हैं, ये खाली रियासी की बात नहीं है। आज की डेट में जो मैं समझता हूँ कि इनकी बातों से मैं करूँगा टच, जैसे आप कह रहे हैं एक्स MLA, मैं इन्हीं को टच करता हूँ, कि ये लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कमीशन का जो कमेटी बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमिश्नर है। क्योंकि इससे ये लगता है कि जहाँ पे भी आप चले जाओ, ये खाली रियासी की बात नहीं है कि रियासी के जो MLA ने कहा कि ये बनेगी, उसकी बाउंड्री भी इन्होंने फिक्स कर दी है। तो मैं कई दफ़ा समझता हूँ कि हम लोग सब समझते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, जो इंडिया, इसके अंदर जब इलेक्शन कमिश्नर बनता है, उसके पैरामीटर्स उसके फिक्स होते हैं, उसको सजेस्ट किया जाता है कि आपने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है। और ये खासकर ये अभी जम्मू कश्मीर जो ड्यूटी है, रियासत नहीं है, हम पिछले कंसेप्ट को उसको नज़र दौड़ा कर देखें कि हमारे यहाँ इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये एरिया था, वो एरिया था, ये नए तरीके से ड्यूटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है। और ये ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएंगी,
लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ जाती तौर पे, मैं यहाँ तक समझता हूँ, और इन्हीं की बात को जो आपने कहा है एमएलए साहब के लिए कह रहे हैं आप, एक्स एमएलए के लिए, इन्हीं को अगर टच किया जाए और बाकी जगह पे भी हम देखते हैं तो यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो खाली फॉर्मेलिटी कर रहा है, इनको पास स्लिप आई हुई है, चिट्ठी आई हुई है, इन्होंने अनाउंस करनी है। और इससे ये लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जिसमें रह रहे हैं, इसमें डेमोक्रेसी नहीं है उस ढंग से देखा जाए। बाकी जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, जो बाउंड्री फिक्स करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगा, सबने उसमें जाना है। मतलब आपका कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन इन्हीं नेताओं के कहने पे करेगी जो करना है? मैं इन्हीं के कहने पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है, उनके जो साथी हैं, जैसे आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो भी, और पूरी स्टेट में, मैं खाली रियासी की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, हम पॉलिटिकल आदमी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी हमने तो पार्टिसिपेशन करनी है, अगर इलेक्शन लड़नी होगी तो सब लोग जाएंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम, जो इस वक्त तक जो मार्केट में जो चर्चाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसियों की बाउंड्री हैं, जो यहाँ पे भी हैं, जो भी कहा जा रहा है, जैसे सत्ता वाले लोग ही कह रहे हैं, ये आज का नहीं कह रहे हैं, जिस वक्त अभी इलेक्शन कमीशन मेरे कल जम्मू कश्मीर में नहीं आया था तब भी ये बाउंड्रियां फिक्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये इस तरीके से बनेगी। और अगर ऐसा होता है, वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, ये तो पहले जहां तक इलेक्शन जो लड़ेगा वो तो उस पर दारोमदार होगा कि वो उसकी लोगों के दरमियान क्या फुटिंग है, कि अगर वो एमएलए रहा है उसने काम किए या नहीं किए, अगर नया बनेगा तो क्या उसकी पोटेंशियल काम करने की है कि नहीं, ये लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर ये कहा जाए, अगर ये इस टाइप की बन जाती हैं, तो फिर मेरे बजाय जो मैं खुद कह रहा हूं कि ये बीजेपी का इलेक्शन कमिश्नर है, तो इसका मतलब आप भी मानोगे कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ये तो खाली फॉर्मेलिटी थी इसकी विजिट की, तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का ही कमीशन था। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। अगर समझ लीजिए कि बनती है वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जैसा उन्होंने कहा और जैसा इस समय अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भमाक का एरिया इसमें ऐड किया जाएगा और छोटे मोटे गांव ऐड किए जाएंगे, थोड़े वोटर्स कम होंगे, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी, तो जुगल किशोर शर्मा जी का क्या इसमें प्लान रहेगा कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कहीं बाहर जाएंगे? क्या आपका इसमें टेक क्या रहेगा इसमें? यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की जो बात आपने पहले कही थी उसका तो मैंने उत्तर आपको दे दिया कि वो किस ढंग से बना रहे हैं, क्या है क्या नहीं, और अच्छी बात है अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा सवाल आपने बड़ा अहम पूछा कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो क्या आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं पहले भी एमएलए रहा हूं, और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का, रियासी असम्बली का, और रियासी असम्बली का अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा हूं तो जो सुनने में आ रहा है, एक तो पहले क्लियर सी बात है कि हमारा 30,000 वोट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चला गया, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट इसकी बाउंड्री फिक्स होंगी, तो 30,000 वोट हमारा वहां चला गया। दो तहसीलें उसमें चली गई, दो के बजाय हम ये मानकर चलते हैं एक तहसील तो पूरी थी, दूसरी तहसील में से कुछ पंचायतें हैं, दो तहसीलों में से, जैसे उधमपुर और पंचायती तहसील में से कुछ पंचायतें उसमें से हैं। इसी ढंग से अगर ये, जैसे मान लो हम, जो आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं मैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है वैष्णो देवी की तो क्या रवैया रहेगा। तीसरा, कुछ वोट अगर हम, जो बाउंड्री आपने बताई, अगर उस टाइप की बाउंड्री बनती है 30,000 वोट वहां चला जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री बनने के बाद हमारा 35-40,000 वोट दूसरी तरफ चला जाएगा, जैसे रियासी टाउन है, रियासी तहसील का कुछ पोर्शन है, या मान लो पौनी का है जी। तो जो मेरी अपनी जो इंसानियत और जाती तौर पे मैं कहूँ कि पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बिखर रही है तो पहले तो उनके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, चाहे वो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे उधमपुर का एरिया हो, चाहे कटरा का हो। हम पहले इन लोगों के बीच में जाकर बात करेंगे कि क्या उनके साथ गलत हुआ है या ठीक ही हुआ है, और गलत अगर हुआ है तो वो उनकी क्या राय बनती है कि किसने किया है। पहले तो ये क्लैरिफिकेशन होगी, इसमें होगा कि किस पार्टी ने किया, क्यों किया है। दूसरा, उसके बाद आ जाता है कि जब हमें लड़ने होंगे तो हम इन लोगों को, जो हर पंचायत पे जब लोगों से पूछा जाएगा सब जगह से, अगर मुझे लड़नी होगी वो तो मेरी पार्टी डिसाइड करेगी कि लड़नी है कि नहीं लड़नी है। तो जब मैं लोगों से पूछूंगा, लेकिन अपने व्यूज लोगों के आगे भी रखेंगे कि हमने अगर पहले, क्योंकि जो भी आदमी जाता है, एक दफा एमएलए बना और दूसरी दफा जाता है, तो ये लोगों पे डिपेंडेंट होता है, लोगों को से पूछ कर कि भाई क्या आपका रवैया, क्या लोगों का रुख है, और उसके बाद जो रुख के मुताबिक जो परसेंटेज बनेगी कि किस तरफ, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से लोग किस ढंग से कह रहे हैं, तो उनसे पूछकर हम फैसला करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर पार्टी कहेगी, और हमारा जहां तक इलेक्शन का है तो हमने ऑलरेडी पहले लोगों के बीच में जाकर काम किए हैं, तो जो लोग फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। जुगल जी, पॉलिटिकल बैलेंस की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो बड़ी देर से कहा जा रहा था कि हमेशा जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी होती है,
यूटी बनने के बाद अब डिलिमिटेशन कमीशन ने 7 सीट्स दी, 6 जम्मू को और 1 कश्मीर को। अब नेता कह रहे हैं, जैसे एक्स एमएलए बलदेव राज शर्मा जी ने कहा कि अब जाके थोड़ा पॉलिटिकल बैलेंस ठीक हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो एमएलए थे तो अगर कश्मीर का लीडर जो था 1 रुपये का था तो मैं 20 पैसे का था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया अपने कार्यकाल के दौरान या मिनिस्टर होने के कारण कि कोई लीडर कश्मीर की तरफ से आता है तो वो ज़्यादा वज़नदार है, आपकी आवाज़ में कम वज़न है, जैसा बलदेव जी ने कहा कि वो 20 पैसे का अपने आप को महसूस करते थे उस 1 रुपये के लीडर के सामने? नहीं, यहाँ तक बेसिकली ये आ जाता है कि जिस वक्त हम लोग एमएलए बने, अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, कि कुछ दूरियां थी, ऐसा था कि कुछ पैसा जो फंडिंग थी जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए ये दिक्कतें थी कि मोस्टली 2002 से पहले जो दिक्कतें थी वो ये थी कि 90% सरकार जो बनती थी वो श्रीनगर से बनती थी। आपने भी देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती थी वो श्रीनगर में। मेजॉरिटी ऑफ फंड्स जो यूटिलाइज होते थे तो वो अक्सर श्रीनगर से होते थे। और जब मैं 2002 में आया तो ये दिक्कत थी उस वक्त हमारे टाइम पे, लेकिन हम जब सरकार हमारी बनी तो यहाँ दिक्कतें हमने रहने नहीं दी अपने हिसाब से, फंडिंग के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर आप हमारा रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो मैक्सिमम पैसा हमने अपना शेयर पूरा लिया है, उसमें कोई कमी नहीं। अगर मेरे पास पीएचई डिपार्टमेंट आया तो आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे शायद रियासत में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होगी कि जो हमसे आगे नहीं गई होगी, और हमने मैक्सिमम पैसा जो अपने यहाँ यूटिलाइज किया, जो हमारा हक बनता था या हम उससे फालतू भी ले लेते थे। टूरिज्म सेक्टर में हमारी रियासत के अंदर ये टूरिज्म में दिक्कतें थी। श्रीनगर में टूरिज्म डायरेक्टरेट ऑफिस था, जम्मू में नहीं था। काफ़ी हमने अपने टाइम पे जितने जम्मू प्रोविंस में हमारे पास कमियाँ थी, जैसे डायरेक्टरेट ऑफिस नहीं था, डायरेक्टर एग्रीकल्चर नहीं था, या और जो भी डिपार्टमेंट्स जैसे मैंने आपको कहा टूरिज्म डायरेक्टर यहाँ पे नहीं था जी। तो ये सारे हमने अपनी सरकार जब कोलिशन बनी तो हमने सब लिया। और ख़ासकर यहाँ तक जो एक आपने बात कही कि कमी मेरे बाद जो मैं अपने टाइम की कह रहा हूँ 2002 से 2008 तक हमने जितने स्कीमें थी, पानी की, बिजली की या टूरिज्म की, जैसे मैंने आपको कहा कि टूरिज्म के हमारे पास पैसे नहीं लगते थे यहाँ पर। मेरे से पहले 2002 से पहले डेस्टिनेशन हमारे जितने छोटे डेवलप किए हमने, चाहे शिवखोड़ी बोर्ड बनाया हमने, उसके बाद 9 देवियाँ हैं, दनसर है, सियाड़ बाबा है, ये सारी जगह हमने डेवलप की जिससे हमारा कटरे को बेनिफिट हो, कटरे का स्टे बढ़े और लोग वो वहाँ उन जगहों पे जा सके। और अभी जो जा रहे हैं इस वक्त 20 लाख यात्रा जो है वो शिवखोड़ी में जाती है, 20-25 लाख के करीब, और उसका फ़ायदा हमारी इस रियासी डिस्ट्रिक्ट को, रियासी असम्बली को हुआ। इस तरीके से जो उनकी बात है वो अपने ढंग से उन्होंने किस तरीके से कही, लेकिन सिर्फ ये आ जाता है कि जो आदमी एमएलए बनता है उसको काम करने का मन भी होना चाहिए, उसने कहीं अप्रोच भी करनी चाहिए, लड़ना भी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए क्या है क्या नहीं। और 2002 से लेकर 2008 तक मुझे कोई कहे कि कोई कमी रही तो मैं तो अपनी तरफ से मानता नहीं, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट लाई, तहसीलें लाई, ब्लॉक लाए, सड़कें लाई, कॉलेज खोले, स्कूल खोले। तो इन सब चीज़ों से हम कहें तो हम उसमें कमज़ोर नहीं थे। ये अगर कोई आदमी काम ना करवा सका हो या उसकी नहीं चली हो और अगर वो ये बात कहे तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है। 2008 के बाद अगर कोई मेरे बाद तो 2 एमएलए रहे जहाँ पे, तो जो मैं काम छोड़कर गया था ये उन कामों को भी नहीं देख सके। जैसे मैं जिक्र करता हूँ, मान लो ये छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, मैंने पहले भी मीडिया वालों को कहा था कि जो काम हमने शुरू किए थे, जैसे मान लो बुमाक का एरिया जहाँ पे आ रहा है, वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनने से ये नहीं है कि वो कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। कटरा सिर्फ 6000 वोट है, अगर ये 65 की बनती है, 60 की बनती है, 70,000 की वोट बनती है, तो इसका मतलब जो 6000 या 7000 वोट कटरा का होगा, जो बाकी 60,000 वोट होगा वो बाहर का होगा। और वो उन एरिया में जो 60,000 वोट हैं वहां पे मैं भी एमएलए रहा हूं या दूसरा कोई कहता है वो भी एमएलए रहा है, वो अपनी देखे वहां पर उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहां तक मैं समझता हूँ जो मैंने काम किए थे छोड़कर आया था, तो ये लोग तो उनको भी नहीं देख पाए अच्छे ढंग से। अभी भी देखें आप, जहां जी का पुल है अभी पिछले दिनों उसकी ना कंप्लीट हुआ, जबकि मैंने शुरू किया था। अभी भी आप देखें पांगन देवता की पानी की स्कीम में, कभी आप बुमाक के अंदर जाएं वहां देखें जो मैंने शुरू की थी 20 साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन सब चीजों को अगर हम टच कर देखें, जो हम सड़क जहां छोड़कर आए थे उन सड़कों को आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ हमने जो काम किए थे, मैं तो अपनी जगह पे सेटिस्फाइड हूं, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। ये बात ठीक है कि बेसिकली ये भी एक किस्म की डीलरशिप मिलती है। जो आदमी 5 साल के लिए एमएलए इलेक्टेड होता है उसको एक किस्म का राशन डिपो मिलता है, एक किस्म का अपने लोगों को देना। अब लोगों तक राशन पहुंचाना या उसको काम करना,
अगर वो कोई आदमी अपना राशन ही नहीं उठा सकते, अपना काम ही नहीं करवा सके, कोई दूसरा ले जाए तो फिर कहोगे उसकी गलती है, तो वो तो मैं मान नहीं सकता। क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ये डिपेंड करती है जो आदमी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाएगा, चाहे वो छोटी कंस्टिट्यूंसी हो चाहे बड़ी हो, उसकी नीयत और उसकी सोच और उसकी दौड़ होनी चाहिए काम करने के लिए। अगर कोई ना कर पाया हो तो वो फिर कहे कि नहीं भाई अब मैं फिर ऐसे करूंगा, छोटी बना दी, बड़ी बना दी, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो मेरी समझ से बाहर है। आपका ये कहना है कि बलदेव राज शर्मा जी में शायद वो काबिलियत नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो 1 रुपए के सामने 20 पैसे के लीडर हैं। नहीं, ये उन्होंने खुद कहा, मैंने नहीं कहा है, ये आपने कहा, मैंने कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी एमएलए हो, अगर वो ये कहे कि जब लोगों के बीच में जाए कि मुझे वोट दो, मैं आपके काम करूंगा, मैं आपका फलाना काम करूंगा, सारे नौकरियां लगा दूंगा, सारे कॉलेज बना दूंगा, तहसीलें, सड़कें, सब कुछ कर दूंगा, और मैं कटरा की जनता को खुश कर दूंगा, कटरा में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 5 मिनट के लिए मानकर, उसके बाद वो काम ना कर सके, फिर कहे कि नहीं जी मेरी सुनवाई नहीं थी, मैं 20% था, दूसरा 1% था, तो ये बात जचती नहीं है। चाहे वो रियासी का एमएलए कहे, चाहे कटरा का एमएलए कहे, चाहे उधमपुर का कहे, चाहे कोई दूसरा एमएलए कहे। तो उस एंगल से अगर मुझसे पूछे तो जो आपने कहा तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि यहां तक ये बात कहना ये गलत था। अब तो सारी स्थिति चेंज हो गई ना, अब तो यहां झूठी बन गई है, अब तो वो स्टेट रही नहीं, अब तो नए सिरे से सारा है। ये जितना इस वक्त जो मापताप हो रहा है, मापदंड हो रहा है, तो जो भी एक्सरसाइज हो रही है ये नए तरीके से है, ये तो झूठी ही नहीं है ना, ये तो पहले वाला कंसेप्ट है नहीं कि पहले ये होता था वो होता था। तो अब उस ढंग से जो आदमी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होकर जाएगा तो वो काम करने वाला तो चाहिए, काम नहीं करेगा तो बाद में कहेगा जनाब मेरी सुनवाई नहीं। अभी आप देख लो जितनी भी इलेक्शनें हुई हैं जहां पर अभी तक, जैसे मान लो ड्यूटी के दौरान पे भी हुई, ड्यूटी से पहले भी हुई, सरपंच की हुई, पंच की हुई, बीडीसी की हुई, डीडीसी की हुई, अभी भी बहुत सी बीडीडीसी और डीडीसी कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं हो रहे, हमसे हमारी कोई पावर नहीं है। अब पावर लेना करना तो मन तो होना चाहिए ना। अब ये सारे लग्जरी टाइप कहें कोई कि भाई मेरे घर पे कोई आकर मैं डीडीसी का मेंबर बन गया, बीडीसी का मेंबर बन गया या एमएलए बन गया, तो मैं आकर घर पे काम मेरे हो जाएंगे, मैं कर दूंगा, तो वो कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। हम लोग जब जाते थे, मैंने 3 इलेक्शनें लड़ी हैं, चाहे मैं 2 इलेक्शनों में हारा हूं, वोट भी काफी लिए 500-700 हजार वोट से 1200 से हारा हूं, लेकिन मैं लोगों के बीच में हम जब जाते थे, हम किसी चीज की हम कोई इमोशनल तरीके से वोट नहीं मांगते थे। हम कभी नहीं कहते थे कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो मैं बचूंगा नहीं। हम कभी नहीं कहते थे कि हमें किस ढंग से परेड नहीं करते। हम कहते थे हमने काम किए तो आप वोट दो। बिल्कुल, हम उस ढंग से कहते थे। ये ठीक है कि उस वक्त इलेक्शन के अंदर बहुत से ऐसे प्रोपोगंडे, बहुत सी ऐसी चीजें चलती हैं, बहुत सी ऐसी बातें करते हैं लोग, तो उस ढंग से हमने किया नहीं। हम फ्री होकर जाते थे लोगों के बीच में, हमें जितने वोट मिले हम समझते हैं कि लोग कम से कम उतने तो समझते हैं कि डेवलपमेंट के लिए वोट देना है, तो उस ढंग से हमने वोट लिए हैं। हार जीत तो बनी हुई है, लेकिन हमने उस ढंग से वोट लिया और कभी हमने नहीं कहा कि हम कमजोर थे। हम आज भी कहते हैं कि अगर 1947 आज़ादी के बाद हमें, हमारी डिस्ट्रिक्ट थी आज़ादी के बाद, रियासत जो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 12 डिस्ट्रिक्टें थी, एक डिस्ट्रिक्ट हमारी सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्टें थी एग्जैक्ट मुझे मालूम याद नहीं है, लेकिन रियासी हमारी डिस्ट्रिक्ट थी। 47 की आज़ादी के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट 1948 में गई है 20 अगस्त को। 15 अगस्त का जो फ्लैग था, झंडा था, डीसी अमर सिंह के नाम का था शायद, उसने यहाँ फ्लैग होस्ट किया रियासी में। और 1950 अगस्त में, 20 अगस्त में, 1948 में चली गई डिस्ट्रिक्ट। तो हमने अगर वापस लाई है, तो आज भी अगर कोई कहे कि भाई डेवलपमेंट नहीं हो, फिर मेरे मुख से तो निकल नहीं सकता कि भाई मैं कमजोर था, मैं 100% नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि जब ये डिस्ट्रिक्ट बनी उसके बाद हमें आगे बढ़ना था, हमें और इसमें बहुत सी डेवलपमेंटों की जरूरत थी। यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए हमें, यहाँ पे और भी बहुत सी, जैसे सिंपल बहुत सी ऐसी चीजें। ये कोई डिस्ट्रिक्ट अभी हमारी, इसमें हमें जितना भी हम मांगेंगे उतना कम है। हाँ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए बन गए, 2 एमएलए रहे जहाँ पे, एक खाली बलदेव जी के आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं, उसके बाद नंदा जी भी बने, वो मिनिस्टर भी रहे और सरकार में रहे वो मिनिस्टर। अगर ये 2 एमएलए आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर जब कहें कि हमारे पास पावर नहीं थी, तो मैं उसके लिए मैं तो कुछ नहीं उसका जवाब दे सकता। ये हो जाता है पॉलिटिकल एंगल से मैं उनको विरोध कर रहा हूँ या उनको कह रहा हूँ। ये लोगों ने देखना है कि क्या वो उनके काबिलियत रखते थे वो काम के लिए या नहीं रखते थे, वो ये लोग देखें। जुगल जी, आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बनाई रियासी हमने, फिर से इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो बीजेपी के ही ऋषि कुमार कौशल जी थे जिन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं तब तक दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा जब तक रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं बनती। और रियासी डिस्ट्रिक्ट आई जब आप रियासी डिस्ट्रिक्ट के एमएलए थे। और जब हम लोगों से बात सुनते हैं तो पता चलता है कि जब उनकी दाढ़ी मुंडवाई गई तो आप उधर ही थे। 10,000 लोग वहाँ पे मौजूद थे।
एक तरह से एक ओकेजन था जिसको सेलिब्रेट किया गया और ऋषि कुमार कौशल जी बड़े खुश थे। अभी हाल ही के दिनों में बीजेपी ने उनका एक स्टैचू रियासी में लगवाया, लेकिन मीडिया की निगाहें कहीं ना कहीं और जो मीडिया की सोच है, जो प्रणाली है, वो ये देख रही थी कि जिस पार्टी ने बाद में उनको दरकिनार कर दिया था, उन्हीं के लोग उनके स्टैचू पे हार चढ़ा रहे थे, और जिस पार्टी के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट दी थी, उनकी दाढ़ी मुंडवाई थी, वो लोग कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, सवाल तो आपने बड़ा अच्छा किया और उसके साथ साथ जवाब भी शायद आपने लोगों को दे दिया, लेकिन मेरे मुख से भी आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने खुद ही कहा कि ऋषि कुमार कौशल जी ने दाढ़ी रखी थी और उसके बाद प्रण किया था और उसके बाद हमने उसकी दाढ़ी कटवाई, और फिर आपने ये भी कहा कि बीजेपी वालों ने भी उनको दरकिनार किया था और उसके बाद स्टैचू भी बीजेपी वाले लगा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपका उस एंगल से। हालांकि यहाँ तक जो ऋषि जी का स्टैचू लगा है उसमें मैं भी खुश हूँ कि भाई चलो एक इंसानियत के तौर पर देख लीजिए। दूसरा, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, ऋषि जी का बड़ा कद था, ऋषि कुमार कौशल जी का। शायद उस वक़्त आप पैदा भी नहीं हुए थे जब हम उनको बचपन में देखते थे। वो एक अच्छे मतलब एक डायनामिक लीडर थे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी एमएलए 3 दफ़ा वो एमएलए रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस रियासी की खिदमत और रियासी की सेवा की, और रियासी के साथ साथ वो पूरे रियासत के अंदर एक पॉपुलर अपोजिशन के लीडर थे। और यहाँ तक जो मेरे लिए आपने कहा कि मैं नहीं गया, पहले तो मैं उत्तर देता हूँ, मुझे तो बुलाया किसी ने नहीं, तो इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पे। वैसी वो बिना बुलाए तो जाने का तो मुझे पता भी नहीं था कि स्टैचू, ये सुना था कि स्टैचू लग रहे, कब लग रहा है, कब लगा नहीं लगा वो मुझे मालूम नहीं था। दूसरा, जहाँ पर आपने कहा ऋषि जी के लिए, मैं बड़े नज़दीक से उसको जानता था। हालांकि मैं कभी पॉलिटिकल हमारी दूरी हो सकती थी, लेकिन रिलेशन ऐसे थे कि कभी कोई हमारे यहाँ घर पे फंक्शन होता था। मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज थी 83-84 में, मैंने उनको बुलाया, वो मेरे घर पे आए थे। हालांकि उस वक्त वो एमएलए नहीं थे, 84 की बात है कि इतना इसी दौरान, क्योंकि उन दिनों यहाँ कटरा में एक एजिटेशन हुई थी उसमें। यहाँ तक मैं पर्सनली इसलिए मैंने कहा कि ऋषि कुमार कौशल जी के एक बड़ा प्रिंसिपल इंसान थे वो। मेरे ख्याल बीजेपी जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, उनमें उन जैसा कोई भी नहीं है, जो प्रिंसिपल उनके देखे हैं मैंने। दूसरा, यहाँ आपने कहा कि ऋषि कुमार कौशल जी की दाढ़ी कटवाई या वो है, ये मेरा एक जाति मन था, जाति फैसला था मेरा अपना जाति। कोई ना मुझे एजाज साहब ने कहा ना किसी और ने कहा, ये मैंने अप्रोच की थी उनकी फैमिली के साथ। आप पूछ सकते हैं उनकी फैमिली को, मैंने अप्रोच की थी कि क्यों ना, जब हमने डिस्ट्रिक्ट ले आए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट, तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट ले आए हैं तो क्यों ना इनको रिस्पेक्ट दी जाए। उसकी वजह ये थी कि मैंने जैसे पहले कहा कि ऋषि कुमार कौशल जी जिस वक्त एमएलए थे, तो हम देखते थे बाजार में, जब कई दफ़ा जब मीटिंग देखनी हमने, तो ये भारतीय जनता पार्टी उस वक्त, ये देश की भारतीय जनता पार्टी नहीं, इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ जहाँ से हो रही थी, ये हमने इनको दिया निशान होता था, जनसंघ के तौर पे भी देखा। प्रजा परिषद तो हमने नहीं देखी थी, लेकिन जनसंघ की जो इलेक्शन हुई थी उस वक्त मैं कटरा में, यहाँ पर जैसे ननिहाल है मेरा, तो मैं पढ़ने आया था, तो कई दफ़ा हमने देखना ऋषि जी को, हमारे ननिहाल में आते थे या कटरा में देखते थे। इनके साथ जब ये आते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इनके साथ होते थे। ऋषि जी का कद अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज़्यादा लगता था, मतलब बोलने में तेज थे। बाजार में कई दफ़ा देखना, श्रीधर में बैठना, कभी किसी यहाँ 2-4 घर थे उनके घरों में बैठना। अडवाणी जी और अटल जी इनके साथ साथ चलते थे, मतलब एक अच्छे लीडर थे। दूसरा, जिस वक्त 75 में शेख चीफ मिनिस्टर बना, तो यहाँ इनके अपने प्रिंसिपल भी थे एज ए CL, ये अपोजिशन लीडर है। जब कोई बात जम्मू की, ये खाली रियासी की बात नहीं करते थे, रियासी तो था ही था ये लीडर, लेकिन जम्मू की बात भी जब ये उठाते थे तो वो गढ़ से उठाते थे। आज जो बात आपने पहले कही कि 1 रुपये और 20 पैसे की बात कही, जो एक्स MLA ने कही है, उस वक्त होती थी ये, लेकिन ये होने नहीं देते थे। इसको कहते थे MLA की, MLA क्या है, वहां गढ़ते थे। आज तो सभी कहते हैं कि जनाब हमारे साथ बेइंसाफी है, लेकिन इनके साथ बेइंसाफी नहीं होती थी। और ये लड़ते थे, शेख साहब इनसे डरते थे। 75 में जहाँ पे हमने देखा कि जब शेख जहाँ एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए, तो ऋषि जी उनके साथ नहीं आते थे, वो अपोजिशन थे। उनका यहाँ वेलकम हुआ कटरा में, तो जिस वक्त शेख साहब से वो
कटरा 10+2 स्कूल लिया, जहाँ पे लोगों ने, शहरदारों ने कुछ उसमें डोनेशन वगैरह उन्होंने दिया। उसमें डोनेशन इन द सेंस के जो स्कूल के लिए चाहिए था, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना या कुछ ऐसा था। मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि ऋषि जी की हम तब से देखते हुए, मैं अपने दिल से उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी दिल से इज्जत करता था। तो हमने देखा कि उनके हाथ से कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, सब लोग बने। लेकिन उसके साथ साथ जब ऋषि जी एमएलए थे, 3 एमएलए जहां पर बीजेपी के हुआ करते थे स्ट्रांग, एक ऋषि जी, एक शिवचंद गुप्ता और एक प्रोफेसर चमनलाल, जो हम उस वक्त, हमें पॉलिटिक्स की इतना ज्यादा ये नहीं था कि हम भी एमएलए कभी बनेंगे या मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन हम देखते थे कि ऋषि कुमार कौशल जी का और उनका कंपटीशन रहता था। प्रोफेसर चमनलाल जी ऋषि जी को पसंद नहीं करते थे उस ढंग से, क्योंकि उनके स्वभाव को, उनकी सोच को, उनके स्टैंडर्ड को, उनके कैरेक्टर को, मतलब उनका एक अपना, ऋषि जी का अपना वजन था। वो इंसानी, वो अपने तरीके से देखते थे कि भाई लालची नहीं थे वो। उनके परिवार में आपको ये नहीं देखे नजर आएगा कि कोई बिजनेसमैन भी निकला हो। लेकिन एफर्ट्स ये करते थे, स्ट्रगल ये करते थे, हम सुना करते थे उस वक्त। लेकिन इनको सेल आउट जो करते थे प्रोफेसर चमनलाल और शिवचंद गुप्ता, उनको बेचते थे वहां पे, चाहे वो किसी भी इशू पे। उस वक्त कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे थे, कोई एनसीए लेते थे, कोई फैक्ट्रियां लगाते थे, ये लोग लगाते थे, ये इंसान नहीं लगाता था ऋषि कुमार कौशल, जो मैं उसलिए कदर करता हूं, उनकी कदर करता था। और जिस वक्त हमने देखा है कि एक स्टेज ऐसी आई जब इन्होंने एजिटेशन कर रहे थे, उस वक्त 80 की बात बता रहा हूं, इनको ये यकीन था कि शेख अब्दुल्ला इनको डिस्ट्रिक्ट दे देगा। उस वक्त एजिटेशन नहीं हुई थी, लेकिन एक इनकी डिमांड थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। इन्होंने शेख साहब को ये कहा कि भाई, शेख साहब ने यहां तक कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट दूंगा, आपको यहां नहीं दूंगा, मैं रियासी में जाकर दूंगा। और इन्होंने कहा कि चलो मैं रियासी में जाकर दूंगा। तो ये पहली दफा ऋषि जी से एक दफा गलती करवाई गई, और ये करवाने वाले ये लोग थे जो मेरी समय, हो सकता है मुझे मेरे कहने में या कोई फर्क हो तो मैं इसमें कह नहीं सकता, लेकिन मेरी उस वक्त जो हमने सुना है कि ऋषि जी शेख जी को लेकर रियासी में आए, बड़ी उम्मीद थी कि आज डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। और जब स्टेज पे उठे और ऋषि जी ने बड़ी तारीफें की शेख साहब की, और शेख साहब जी की तारीफें करने के बाद उन्होंने कहा था कि ये दूध देने वाली, आप किसी को पूछना, दूध देने वाली गाय है, जितना आप रियासी वालों को कहा यही दूध देगी और कोई नहीं दे सकता है, यहां तक कहा। लेकिन जो उनको उम्मीद थी वो उसमें नहीं उतरे, नहीं मिला। उसकी वजह यह थी कि इनको मना किया गया था। उस वक्त चर्चा थी कि प्रोफेसर चमनलाल और शिवचंद गुप्ता, जो दोनों एक थे, वो एक नहीं चाहते थे कि ऋषि जी आगे बढ़े। और कास्टिज्म भी था उस वक्त, ब्राह्मण और राजपूत की, ब्राह्मण और महाजन की बात भी थी, ये भी था जो मेरे सुनने में आता है। और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हमें, इनको ऋषि जी को नहीं मिला। उसके बाद ये एमएलए हार गए। 1988 में इन्होंने फिर एक प्रोटेस्ट किया, ऑल पार्टी। लेकिन 1987 में इनको इलेक्शन जब लड़नी थी तो इनको टिकट नहीं मिली। अजय नंदा जी जो एमएलए रहे, उनके फादर को मिली, जो वकील थे। तो इनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। जब पार्टी ने टिकट नहीं दी तो ये पार्टी से बाहर हो गए। जब बाहर हो गए तो पार्टी के साथ इनका गैप पड़ गया। 98 में इन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया रियासी में, खाली बीजेपी का नहीं था। जो दाढ़ी रखी थी वो बीजेपी के नाम पे नहीं रखी थी, वो ऑल पॉलिटिकल पार्टी का एक रियासी का एक ग्रुप बनाया उन्होंने। मतलब एक इस एजिटेशन को मूव करने के लिए मतलब एक ग्रुप, एक समझे कि एक पार्टी बनाया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोटेस्ट किया, फ्रंट बनाया। और उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट में उन्होंने 72 दिन के करीब वो प्रोटेस्ट में वहां शामिल रहे, और प्रोटेस्ट इस किस्म का था कि शायद रियासत में ऐसा प्रोटेस्ट हुआ नहीं है 72। उसके बाद मेरे ख्याल अगर कोई बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तो आज हुआ है वहां किसानों का। 72 दिन की स्ट्राइक के बाद इन्होंने जब खोला, कुछ एश्योरेंस मिली इनको कि हम करेंगे कुछ, शायद किसी ने भी कहा, उस वक्त फारूक था, डॉक्टर फारूक साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो तब भी वहां ये पावरफुल थे। इनको, जो इनके ही अपने एमएलए थे, वो पावरफुल थे, मैं बार-बार उनका नाम नहीं लूंगा। तो ये वो नहीं चाहते थे कि ऋषि जी को इज्जत मिले, और ऋषि जी अनाइड होकर बीजेपी से बाहर चले गए थे। उन्होंने एक अपना मंच बना लिया था, और उसके वो कन्वीनियर थे, प्रेसिडेंट इसको बनाया था उन्होंने, चंद्रमोहन वकील को प्रेसिडेंट बनाया था। वो बीजेपी से बाहर थे, और उस वक्त बड़ी कोशिश की गई थी। कहते हैं कि उस वक्त जो प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी खुद प्रभारी थे, उनके घर पे भी गए थे, लेकिन उन्होंने आपस में कोई मतलब वो बातचीत उस टाइप की नहीं हुई थी। वो वापस पार्टी में नहीं गए थे बीजेपी में। और मैं इसलिए ये कह रहा था कि मैं उस आदमी की खुद इज्जत करता हूं। ये तो वो तो पार्टी में थे ही नहीं। आज की डेट में अगर बीजेपी कहे, बीजेपी के वो थे पहले, लेकिन उसके बाद वो छोड़ चुके थे, मंच बना जिस वक्त।
और जहां तक मेरा तल्लक आ जाता है कि मैं फिर कहूंगा आपसे कि मैंने आज तक, आपने शायद हिस्ट्री में कभी देखा होगा कि जो एमएलए और एक एक्स एमएलए, बोले एक एमएलए हो और फिर उसके बाद एक एक्स एमएलए हो, ये दो इकट्ठे कभी बैठे नहीं देखे होंगे। कभी दोनों की आपस में उसी कंस्टिट्यूंसी के दोनों एक्स एमएलए और एक्स एमएलए, वो नहीं आपको बैठे देखे होंगे। और कई दफा मैंने देखा है कि जिस वक्त मैं एमएलए बना शुरू में 2002 में, हालांकि हमारी पार्टी नहीं थी, लेकिन लोगों को वो कहते थे कि एक जुगल है जो काम कर सकता है, जो चेहरा 3 उस वक्त इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते थे। 2002 में एक कांग्रेस की तरफ से मैं था, इलेक्शन लड़ रहा था, बीजेपी की तरफ से बलदेव जी थे और एनसी की तरफ से जगजीवन लाल जी थे। बाकी तो चलो दूसरी पार्टियों के इंडिपेंडेंट कुछ आ सकते हैं। कई दफा उनसे मुख से कोई पूछने जाता था, जनाब क्या होगा रियासी का, तो आप एमएलए थे तो ठीक था, 81 के बाद यहाँ कोई डेवलपमेंट या कुछ ऐसी बातें चलती थी। वो कहते थे कि यार देखो ऐसा है कि मैं अगर डेवलपमेंट के हिसाब से मैं देखूं कि कौन इनमें से करवा सकता है, एक उनका एक पॉलिटिकली तजर्बे से वो असेस करते थे। कोई भी उनके पास कोई बैठता बात करता, वो कहते यार जुगल मुझे अच्छा लड़का लग रहा है, मेरे लिए कहते थे। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि देखो पॉलिटिकल कितना एक इंसान याद रखता है इन चीज़ों को। और जब मैं एमएलए इलेक्टेड हुआ तो मेरे पास सेक्टर में आए वो कई दफ़ा बैठकर बात करते थे, तो मुझे कहते थे जो मैंने काम किया तुम नहीं काम कर सकते उन तरीके से। लेकिन एक दफ़ा ऋषि जब चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब आए तो 3 साल के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब आए। 3 साल तक मैंने काम किए थे, 3 साल तक मेरी उनसे बातचीत होती थी। कई दफ़ा मैंने उनको कहा जाकर आप देखो वहाँ पर मैंने सियाड़ बाबा, कभी मैंने सोचा नहीं था, वो सियाड़ बाबा में काम किया, 9 देवियों में किया, शिव घोड़ी में किया, मेरी बातचीत होती थी उनसे। और हालांकि वो बड़े प्रिंसिपली थे। कभी वो कह देते 11 बजे मैंने आपके पास आना, एक दफ़ा मेरा झगड़ा भी हो गया था, मैं 11 बजे वो मेरा दफ्तर में आए, दरवाज़ा ना किया तो मैं नहीं था, तो वहाँ से कहते अच्छा बता देना ऋषि जी आए थे। तो मैं 11:30 पहुंचा होगा, मैं परेशान हो गया। फिर मैं उनके पास गेस्ट हाउस में गया मिलने के लिए, तो वो कहते नहीं भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है, ऋषि कुमार कौशल को अगर 11 बजे बुलाया है तो वो 11 बजे आएगा और वो भी होना चाहिए जिसने बुलाया, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा। ये प्रिंसिपल तो उस आदमी की। और एक दफ़ा ऋषि कुमार कौशल जी को शेख साहब आज़ाद साहब ने पूछा, कोई बातचीत की, जैसे उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट पे उनको बुलाया था जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सभी पुराने लीडरों को सबको बुलाया था जो भी थे अपना आइडिया लेने के लिए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान नेशनल लेवल पे थे, वो एक किस्म के होलसेलर थे। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो नेचुरली उनको सारा चेक करना था कि स्टेट में क्या क्या जरूरतें हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है। इनको बुलाया ऋषि कुमार कौशल जी को, तो उन्होंने बहुत सी आइडिया लिए। तो बाद में जब पूछा अच्छा वो रियासी में जो लड़का है जुगल कैसा काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे उससे गिला है। उन्होंने क्या कहता है, उसके बेटे के मुन्ने थे, मुझे बुलाया नहीं, एक मतलब एक अपनेपन से। तो इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि कभी आपने एक एक्स एमएलए और एक एमएलए कभी स्टेज पे इकट्ठे नहीं देखे होंगे। और फिर मैंने जो अपने तरीके से किया है, मैंने उनकी फैमिली को कहा, मैंने खुद मन बनाया, मैंने खुद कहा ऋषि जी की दाढ़ी काटनी है। क्यों कि उन्होंने जो प्रण लिया था, उनके प्रण को बीजेपी की सरकार सेंटर में आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर आए जो बाजार में घूमते थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नहीं दी, उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई। उनको भी मालूम था कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, हालांकि देश के प्रधानमंत्री तो दे सकता था। फिर जो इज्जत बीजेपी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने देनी चाहिए थी उनको, चाहे वो गवर्नर बना देते किसी स्टेट का या कुछ और पोस्ट दे देते, उन्होंने नहीं दी थी। मेरे दिल में था कि यार मैंने भी एक्स एमएलए बनना है, क्यों ना मैं इस इंसान को, जिस इंसान से पूरी स्टेट में धमाका था, तो इस आदमी को मैं इज्जत क्यों ना दूं। इसलिए पहली दफा अभी भी आप देख लीजिए, कभी आपने, अब रियासी की बात लेता हूं, या 4 एक्स एमएलए हैं, 5 हो सकते हैं ऋषि, कभी आपने देखा है कि बलदेव जी और अजय नंदा जी इकट्ठे बात करते हुए? कभी नहीं बैठ सकते। कभी बिठाकर दिखाओ आप उनको, एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। कभी आपने देखा है जगजीवन लाल और अजय नंद बैठ सकते हैं? कभी नहीं बैठ सकते हैं। ये जुगल किशोर ही है कि जब एक्स एमएलए कोई होता है उसको इज्जत देता है, चाहे जगजीवन लाल को हमने डीडीसी का मेंबर बनाया, वो पार्टी का अलायंस नहीं था। इसी तरीके से ऋषि कुमार कौशल जी को जब मैंने इज्जत दी है, वो मैंने अपने मन से दी है, कोई वहां ऐसा नहीं। मैंने आजाद साहब को कहा कि मैंने दाढ़ी काट, आजाद साहब कहते यार क्या कहते, वो उस आदमी के मैं दाढ़ी काटूंगा, कैसे हो सकता है, वो मानेंगे? मैंने कहा नहीं, माने या ना माने मैं पूछूंगा, अगर मान गए तो आपने इज्जत देनी है उनको। मेरा अपने दिल की बात थी, जो मैंने सारी बातें आपसे कही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो ऋषि जी कि हमने दाढ़ी कटवाई थी, ये ठीक है कि अब स्टैचू जो लगा, पता नहीं किस लिए उन्होंने, हम तो चाहते थे कि स्टैचू बिना दाढ़ी के होना चाहिए, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। जब वो नीचे नजर दौड़ाएं तो वो देखें कि दाढ़ी तो मैं कटवा कर आया, ये किसने रखी हुई है। एक तो ये था। दूसरा, वहाँ ये मेरी एक मन में थी कि अगर कोई उनको रिस्पेक्ट देनी थी
तो बड़े अवार्डी लोग थे जिनको अवार्ड मिला हुआ है, जो अच्छे काम करने वाले हैं। क्योंकि ये ऋषि जी की जो एक ये एज ए बीजेपी ने किया था, ऑल पॉलिटिकल जो फॉरम बना था, फ्रंट बना था, नंबर 1। नंबर 2, वो बीजेपी छोड़ चुके थे, ये बीजेपी से बाहर थे, वो कहीं उन्होंने वापस ज्वाइन नहीं की थी। और फिर बीजेपी वाले वहाँ फीता काटे उनका, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे गले से नहीं उतर रही बात। चलो अब जो हो गया, अब हम समझते हैं कि चलो किसी न किसी तरीके से अगर उनका स्टैचू लगा है, मैं उनकी फैमिली को ये मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने ये एफर्ट्स कर शायद उनकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगी। अब मुझे तो मालूम नहीं, उन्होंने भी की होगी, लेकिन उनकी फैमिली जो है बड़ी एक अच्छी फैमिली। और अच्छे, मैंने पहले कहा ना कि उनकी फैमिली कोई बिजनेस माइंडेड नहीं है। आप देख लीजिए जो बाकी वाले होंगे तो उनकी सोच और इनकी सोच में कितनी फ़र्क है। जितनी बातें मैंने कही आप किसी से पूछ सकते हैं। तो इसलिए मुझे अगर कार्ड आया होता तो शायद मैं चला जाता, लेकिन कार्ड नहीं आया था जो मैंने आपसे पूछा, तो मैं उसका यही जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मैंने इसलिए इतिहास उनका गिना क्योंकि मैं उस आदमी की कदर करता हूँ। मैंने कई दफ़ा देखा है कि जब ऋषि जी गुजरते थे, उनके हाथ से अगर कोई डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियर बनाए, शायद वो चुरा कर निकल जाता था, उनके पास से निकल जाता था। फिर मैं सोचता था यार क्या एमएलए शिप होती है कि एक आदमी ने काम किया तो उसके चोरों साइड से निकल गया है। इसलिए मेरा मन था, तो इसलिए मैंने उनको रिस्पेक्ट दी थी। और 10,000 आदमी था जब उनकी दाढ़ी कटवाई थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक्स मिनिस्टर श्री जुगल किशोर शर्मा जी। साफ कहना है इनका, जब इनसे पूछा गया कि इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा कि जहाँ से लोग कहेंगे वहीं से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ऋषि कुमार कौशल जी के साथ इनके एक पर्सनल संबंध भी थे। वही एमएलए थे जिन्होंने 10,000 लोगों को इकट्ठा करके उनकी दाढ़ी कटवाई। लेकिन जब आज ऋषि कुमार कौशल जी का स्टैचू रियासी में लगाया गया तो इनको पता तक नहीं था। ऋषि कुमार कौशल जी बीजेपी से एमएलए थे, बाद में बीजेपी ने उनको दरकिनार किया, ये इतिहास है। लेकिन आज इनका कहना है कि बीजेपी के नेता ही थे जिन्होंने स्टैचू पे चढ़ के फीता काटा और वाहवाही लूटी। ऐसे और शख्सियतों के साथ हम इंटरव्यूज़ करते रहेंगे। ताज़ा हाल डिलिमिटेशन का और आने वाले इलेक्शंस का और भी कई इश्यूज़ का आप लोगों को सुनाते रहेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, और आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न हेराल्ड।